गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी के पेपर में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से कॉपी को लिखना है जिससे सबसे इफेक्टिव रहे और आपके मार्क्स को कम से कम काटा जाए और कितने अच्छे से किया जाए ताकि पेपर पूरा का पूरा हो सके। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है, क्योंकि हिंदी का पेपर पूरा का पूरा आपको आ रहा होता है तो उसमें आप आसानी से धीरे धीरे करते हैं। और बहुत से लोग जो होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे 10th क्लास के, उन्हें थोड़ा सा इसे पता भी नहीं होगा। बाकी इस बार 12th क्लास के भी बच्चे ऐसे ही हैं कि उन्हें पता नहीं बोर्ड एग्जाम कैसे दिया जाता है। तो 3 घंटे 15 मिनट जो भी मिल रहे हैं आपको, उनको कैसे यूटिलाइज करना है आज की क्लास में हम वो सीखेंगे। और साथ ही जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो शायद छूट गए हो बाई चांस, मैं सोचता हूं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सबके सब लोगों ने अभी तक की सारी प्रिपरेशन कर रखी होगी। तो फटाक से जल्दी से ज्वाइन कर लो और फिर आज के टॉपिक्स को जाना जाता है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि कॉपी में लाइनिंग करने की पोजीशन। बहुत से बच्चे हैं जो कि कॉपी पे लाइनिंग करते हैं बेसिकली क्योंकि उन्हें बहुत आसान लगता है। इधर लाइन खींच दो, उधर लाइन खींच दो, दोनों तरफ अगर लाइन खींच जाती है तो समझ में आ जाता है कि इतने में ही लिखना है। बट बहुत से बच्चों को ये बात पता होगी कि कॉपी को मोड़ करके भी किया जा सकता है। तो उसी ट्रिक को मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। सैंपल के लिए एक छोटी सी कॉपी, एग्जाम कॉपी जो स्कूलों में यूज होती है, समथिंग कुछ ऐसी ही कॉपी आपके पेपर में मिलने वाली है। ठीक है, थोड़ी सी चिकनी होगी, हाई स्कूल वालों की इससे थोड़ी सी छोटी होगी और इंटर वालों की इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। तो ना तो इससे बराबर वाले को कॉपी नहीं मिलने वाली, हाई स्कूल की कॉपी इससे छोटी और इंटर की कॉपी इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो जो भरने वाला प्रोसीजर होगा रोल नंबर वाला, वो भी बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि सर रोल नंबर कैसे भरा जाए। तो रोल नंबर भरने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो अंक में दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है 2 2 3 5 3 4 8 2 0, ऐसा समथिंग दिया गया है इस नंबर को। तो इस नंबर को, रोल नंबर को कैसे भरा जाएगा अंकों में, तो क्या हम करोड़ बोलेंगे कि 22 करोड़ या फिर 20 करोड़, या जो भी चीजें हैं वो उन चीजों को करोड़ में लिखा जाए या फिर लाख में या हजार में ऐसे लिखा जाए। तो इन सबको सोल्यूशन पाने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, जो वर्डों में लिखना होगा उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी का पेपर है इसलिए आप हिंदी में लिखेंगे। तो 2 2 3 5 4 8 2 एंड लास्ट में 0। इस तरीके से आपको जो रिटन नंबर है, वर्ड नंबर है, इस तरीके से आपको डाल देने हैं। ये थोड़ा आसान होगा आप लोगों के लिए, करने के लिए भी आसानी से इसे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, शेयर को डाल, फिर मैं इस क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, और जो भी आपके साथ में बच्चे हैं उनको भी ज्वाइन करा दीजिए, लिंक शेयर करिए। और आज तरीका सीखेंगे कैसे हिंदी के पेपर को लिखना है।
16 फरवरी। ओके, तो अब आप लोग रेडी हो जाए जल्दी से क्लास को पाने के लिए, ठीक है। अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक की नहीं देखा था मुझे कि जिसका भी छूटा था कि कॉपी को कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे लिखना है, जिन का भी छूटा था वो ज्वाइन कर लें। अब इंग्लिश ओके, तो मैं बता रहा था कि कैसे रोल नंबर को लिखना है। ओके, इतना हो गया। अब रोल नंबर को लिखना तो अब सीख गया, रोल नंबर को कैसे लिखा जाएगा ये आप सीख चुके हैं पूरी तरह से कि रोल नंबर को कैसे लिखा जाएगा। अब आगे बात करते हैं। रोल नंबर को लिखने के साथ साथ क्या चीजें आपको और करनी है। रोल नंबर तो लिख लिया, इसके बाद आपका जो कोडिंग होता है, कोडिंग भी लिखना होता है एग्जाम में, जैसे 801, ठीक है, BE या BF या ME जो भी होता है उस कोड को भी लिखना पड़ता है, ठीक। वो लिख लेंगे, कोड लिख लिया। इसके बाद आपको पेपर नंबर मिल गया, दोनों चीजें लिख ली। सेंटर का कोड होगा, सेंटर का कोड भी भर लेना है। तो याद रखना रोल नंबर को अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखेंगे। जब इंग्लिश का पेपर होगा तो यहाँ पे 2 इंग्लिश में लिख सकते हैं, आराम से 2 3 करके इजीली लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमने जान लिया। अब बात करते हैं कॉपी की। जैसे कि मैं बता रहा था कि कॉपी को क्या करना है आपको, तो कॉपी आपके पास इस तरीके की कॉपी रखी मिलेगी, ठीक। कॉपी को ले लिया, कॉपी लिखने के बाद अब कुछ बच्चे होते हैं, अच्छा एक चीज और है कि आपकी जो भी कॉपी होगी हाई स्कूल वालों की तो ऐसी रहेगी कि पहले पेज के बाद दूसरे पेज से लिख सकते हैं, लेकिन इंटर वालों की कॉपी में क्या होगा, ये वाला आपका कवर पेज समथिंग लगा रहता है कि ये कवर पेज की कॉपी होती है, अंदर आराम से कॉपी मिली होती पड़ेगा से लिखने के लिए। अब इस कॉपी को कुछ लोग करते हैं कि इसमें फटाफट लाइन खींचना शुरू कर देते हैं। यहाँ से ये लाइन खींची, इधर लाइन खींची, इधर लाइन खींची, इधर लाइन खींची, लाइन खींचते चले जा रहे, लाइन खींचते चले जा रहे, पूरी कॉपी पे क्या करती लाइनें खींच जाती। एक तो तरीका ये होता है, तरीका ये भी गलत नहीं है, लिख ऐसे भी सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा हाई स्कूल में कॉपी छोटी होती है, हाई स्कूल में आप इजीली आराम से मतलब इस प्रोसीजर को अपना सकते हैं। बट इंटर की कॉपी जो होती है, बड़ी कॉपी होती है, उसे एक कॉपी को भरने में ही आपका पूरा समय निकल जाएगा, मतलब 3 घंटे पूरा बीत जाने वाला है, पूरा 3 घंटे इसी में बीत जाएगा। तो उसको थोड़ा सा बचाने के लिए क्या करेंगे, इस कॉपी को, ये वाली जो कॉपी है, इस कॉपी को अगर हम लोग स्केल ऐसे स्केल रखें, यहाँ पे स्केल और स्केल रख के इधर की तरफ मोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मोड़ दिया मैंने, बिल्कुल सिंपल सा। सिमिलरली इधर भी स्केल रखते हैं और जितना स्केल होता है स्केल से इसको ऐसे मोड़ देते हैं, ये मैंने इधर भी मोड़ दिया, ये आप लोगों के सामने लाइक, ठीक है। तो ये जो स्केलिंग दिख रही है, दोनों तरफ से स्केलिंग करके उसको क्या कर दिया, मोड़ दिया गया ऐसे ऐसे करके। हाँ, एक थोड़ा सा अपोजिट मोड़ना है, ये वाला इस साइड को मोड़ देना है और ये वाला इस साइड को मोड़ देना, दोनों क्या होंगे, अपोजिट अपोजिट होंगे। मतलब एक ऐसे, ये देख लो, राइट से लेफ्ट की तरफ, और दूसरा वाला जो है लेफ्ट से राइट से, मतलब अंदर पीछे की तरफ मोड़ देना, आगे वाला सिर्फ आगे की तरफ, पीछे वाला सिर्फ पीछे की तरफ मोड़ देना, इतना कर देना। जब इतना कर लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। आसान ये हो जाता है कि आपको ये लाइनें बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगती। अब आपको क्या करना है, जो भी लिखना शुरू करना है उसकी स्टार्टिंग यहाँ से ही होगी, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, उसकी स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से ही होगी। ये लोग यहाँ से
यहाँ से शुरू करेंगे आप लिखना और यहाँ तक ही पहुंचते ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली जो लाइन है ये आपको हमेशा दिखती जाएगी। अब ये सोचिए कि सारे वर्ड आपके एक रेट तरीके से बिल्कुल सामने सामने सीधे सीधे लिखते चले आ रहे होंगे, सारी की सारी चीजें लिखते चली आ रही होंगी, तो क्या ये कॉपी आपकी अच्छी नहीं लगेगी? काफी अच्छी लिखने लगेगी, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें क्या है एक लाइन से सीरियल वाइज दिखाई देंगी, एग्जामिनर को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स को कैसे डालना है। तो हाई स्कूल वाले जितने बच्चे हैं उनको 1 से लेकर 20 तक की OMR शीट पे करना है। OMR शीट की बात करते हैं तो OMR शीट को जरा सा देख लेते हैं कि OMR शीट आपको कैसे मिलने वाली है। OMR शीट मिलने वाली है ऐसे, ठीक, ये रही आपकी OMR शीट जो यूपी बोर्ड द्वारा मिली है। हो सकता है कुछ बच्चों के यहाँ दी भी गई हो जिनमें प्री बोर्ड एग्जाम कराए गए होंगे उन लोगों के लिए, तो उन्हें ये पता होगी, लेकिन जिन्होंने ये चीज नहीं देखी है क्लास 10th में, उनके लिए ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से फिलअप करना है। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पास ले जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा हुआ है, आपको अपना नंबर भरना है। विषय कोड जो मैं बता रहा था सब्जेक्ट वाला, फिर उसके बाद परीक्षा कौन सी वार्षिक है, प्री बोर्ड है या अर्धवार्षिक है तो वार्षिक ही होगा क्योंकि एनुअल चल रहा होगा। कक्षा कौन सी है 10, 11, 12 लिखा है तो कक्षा 10 है, आपका 10 भर देंगे। और पंजीकरण संख्या की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया होता है 11th वाला, रजिस्ट्रेशन नंबर आप भर देंगे। परीक्षार्थी का नाम, विषय का नाम, जो तिथि है वो लिख देंगे। और इसके बाद 1 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चनों के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं ABC करके, मतलब वो का, खा, गा, घा करके दिया होता है, वही वाले सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए। अब इन ऑप्शनों को ब्लैक बॉल पेन से, मतलब डॉट पेन से, जेल पेन से नहीं भरना है, डॉट पेन से, क्योंकि जेल पेन जो होता है वो बह जाता है। गोलों को ऐसा गोल करना है कि सिर्फ और सिर्फ जो रेड दिख रहे हैं बस इसके अंदर ही अंदर चले, बाहर न जाए। बाहर जाने पे क्या, क्योंकि ये कंप्यूटर से चेक होती है। ये किससे चेक होगी? कंप्यूटर से चेक होंगी। अगर कंप्यूटर से चेक होंगी तो ये समझ लीजिए जो आपका इधर उधर भरने वाली चीजें होती है वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट कर जाती हैं इधर उधर चीजें, मतलब A का B में साइन भाग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर की दी चीजें वहीं पे सिलेक्ट हो जाएंगी सिमिलरली, तो इसको आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन आंसर जो करने हैं उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहली लाइन दी होगी कॉपी की, पहली लाइन छोड़ देंगे हम, ये जो पहली लाइन है इसको छोड़ देंगे, यहां से डालेंगे जो आपका खंड है। जैसे खंड का करने जा रहे हैं तो यहाँ डाल देंगे खंड का, ठीक है, खंड का प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ये आपने क्या किया, पूरा डाल दिया। तो 2 लाइनों में आपका क्या आना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए, खंड का प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। कोई भी प्रश्नोत्तर यहाँ नहीं डालेगा, मतलब साइड में जैसे 1 का ऐसा डालने का कुछ थोड़ा सा ना करें, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा सा। अब बात करेंगे जैसे कि आप ही को मान ले कॉपी चेक करने के लिए दिया था और एक किनारे छोटा सा एक ब्लैक पेन से सीधा से पढ़ा हो तो 1 का लिखा हुआ है, उत्तर भी नहीं लिखा हुआ, सीधे सीधे 1 का डाल के छोड़ दिया गया। तो ऐसा नहीं करना है। 1 का अगर आप डालते हो तो एग्जामिनर सोचता है कि कोई ना कोई हो सकता है पॉइंट इस वजह से छूट गया, तो 1 का नहीं, सीधा सीधा प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। अगर 1 का लिख रहे तो 1 का ही लिखेंगे। अगर दूसरा लिखना है तो यहाँ से एक लाइन छोड़ करके यहाँ से आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद यहाँ खत्म, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एक नहीं 2 लाइनें छोड़ेंगे और 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा ये डाल देंगे। और इसके बाद जब हमें टाइम मिल जाता है, मतलब फाइनली बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है पेपर करने के बाद, एंड की बात करते हैं, अगर टाइम मिल जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको फाइनली जो बीच वाली लाइन छोड़ रखी थी उस पर ऐसे स्केल लेकर के लाइन खींच देनी। मतलब इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन के बीच में एक बढ़िया सी लाइन खींच देंगे मोटी से, स्केच के द्वारा, पेन से नहीं स्केच के द्वारा खींची जाएगी, ताकि वो दिखाई दे कि ये क्वेश्चन सेपरेटली अलग है। दोनों क्या सेपरेट, ये आपकी एक दीवार हो जाएगी तो दोनों चीजों को बताएगी कि अलग अलग क्वेश्चन दिए गए। ठीक, और ये जो तरीका होता है इसमें क्या फायदा मिलता है आपको कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिखाई देते हैं। इसमें ये नजरबंद नहीं हो पाता कि मतलब कभी एग्जामिनर बहुत तेजी से कॉपी चेक कर रहा है तो साइड में पड़े हुए क्वेश्चन को भूल सकता है, लेकिन अगर ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन पड़ा हुआ है आंसर का तो आपको वो आंसर जरूर दिखाई देगा और वो आंसर
छूटता नहीं है, बाई चांस ही ऐसा होता है। वैसे टीचरों की गलतियां ऐसे होती नहीं है, यहाँ पे डाली हुई क्वेश्चनों को भी वो आसानी से देखती है, आंसर पढ़ा है अगर, लेकिन ये वाला क्यों किया जाए? हम अपनी तरफ से मजबूती पूरी रखें, अपनी तरफ से हम गलती क्यों करें? क्यों हम चाहें कि मेरे नंबर ही कट जाए? अपने नंबर कोई नहीं कटवाना चाहता, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। ठीक, तो इस पैटर्न को अपनाओ, बढ़िया से आंसर लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, आसानी से आंसर लिखा जा सकता है। अब चलो बढ़ते हैं आगे। तो कल मैंने बताया था कि जीवन परिचय कैसे लिखना है आपको, एक बार मैं आज फिर बता देता हूं कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो ये तो रही कॉपी की बात कि कॉपी में लिखना कैसे। ओएमआर शीट वाले में शायद समझ में होंगे, क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है, दोनों लोग ध्यान से देखें। इसमें ये किसी के लिए सेपरेट क्लास नहीं है, सिर्फ इतना बताने के लिए है कि एग्जाम में कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कम करना है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको जीवन परिचय या खंड काव्य वगैरह बहुत ही अच्छे से आता है, सबको आता है मैक्सिमम लोगों को, तो वो लोग क्या करेंगे कि खंड काव्य के पीछे पड़ गए, उसे कम से कम 2 से 3 पेज के लिए लिखना शुरू कर दिया, या फिर जीवनी आ गई, जीवनी बहुत ज्यादा याद हो गई तो जीवनी को ही लिखते जा रहे हैं, क्योंकि उसी से सारे नंबर नहीं मिलने हैं। अगर वो 5 नंबर का है तो 4.5 से 4 नंबर देगा, खत्म कर देगा। वो बात डिपेंड करती है, अगर आपकी राइटिंग ज्यादा अच्छी तो पूरे मार्क्स 5 तक की भी दे सकता है। ठीक, तो अब आ जाते हैं जीवनी की बात करते हैं। तो जीवनी में मैंने जब बताया था कि आपको क्या करना है, नाम से शुरू करना है। सबसे पहले नाम की बात करते हैं, जो नाम दिया होता है उसकी पढ़ती है, फिर उसके बाद उसका जन्म क्या हुआ है, जन्म पढ़ता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जन्म स्थान पढ़ता है, जन्म स्थान डाल देते हैं। इतना सब डालने के बाद हम क्या करेंगे, जो उनकी अगर कोई उपाधि है या फिर पिता का नाम है तो पिता का नाम लिख देंगे, अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं है। पिता का नाम लिख दिया, अगर उन्हें कोई उपाधि या पुरस्कार मिला है, पुरस्कार, तो पुरस्कार के बारे में भी लिख दिया जाएगा। ठीक है, पुरस्कार मिल गया है तो पुरस्कार लिख देंगे, और अगर पुरस्कार नहीं मिलता है तो इस लाइन को छोड़ देंगे। लाइन छोड़ने का मतलब ये कि ये लाइन लिखी ही नहीं जाएगी, वहां पे लाइन जितनी चीजें आपको याद है सिर्फ उतनी लाइनों को ही लिखा जाएगा। तो ये नाम हो गया, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, पिता हो गया, पुरस्कार हो गया, पुरस्कार के साथ साथ अब उसके बाद क्या है, इनकी रचना होंगी, तो वो रचनाएं लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इनकी रचनाएं। रचनाएं जो 1 से 2 लिखेंगे और इत्यादि करके छोड़ देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, हम लोग देर से आए हैं। रचनाएं लिख लिया। रचनाएं लिखने के बाद अब इनकी क्या कर देनी है, इनकी मृत्यु कर देनी है। वहां डालना है, क्योंकि पहले से मरे हुए थे तो क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते थे ना, इसलिए मान लो तो ये भी चल बसे। तो इतनी चीजों का आपको क्या करना है, पैराग्राफली जरूर करना है। मैंने कल भी बताया था इस क्लास में और आज भी बता रहे हैं कि ये जो है आपका इंपॉर्टेंट होगा। रोल बहुत अच्छा प्ले करता है, इससे फायदा मिलता है आपको कि एग्जामिनर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चेक करता है कि नाम क्या था, जन्म कहाँ था, जन्म का स्थान क्या है, पिता का नाम क्या, पुरस्कार कौन सा मिला, रचनाएं कौन सी, और मृत्यु कब हुई। तो मतलब आधे से ज्यादा उसका कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर हो गया कि हाँ, बच्चे को इतना पता है कि वो कब पैदा हुए थे, कब मरे थे और उन्होंने क्या क्या किया है। अब बच्ची बात बचती है संक्षिप्त जीवन परिचय की, मतलब संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखो, बढ़िया आराम से पूरा। हेलो 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 जी हेलो। तो उसको कैसे करा जाएगा, उसके लिए सिंपल सा काम यही करना है आपको कि संक्षिप्त जीवन परिचय में इन्हीं सब खंडों को उठाते जाइए। जैसे नाम से शुरू करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इतने में हुआ, इतने में इस जिले के इस गांव में हुआ, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। फिर उनके पिता का नाम ये था और वो ये काम करते थे। फिर उसके बाद पुरस्कार क्या है, तो पुरस्कार उनको इस वाली रचना के लिए ये पुरस्कार मिला था। फिर रचनाओं की बात करते हैं, उन्होंने ये रचनाएं लिखी तथा उनकी मृत्यु इस सन में या ईस्वी में हो गई। इतनी बात जो है आपकी जीवन परिचय में लिखी जाएगी। जिसमें जीवन परिचय, तो जीवन परिचय में आपको इतनी बातें लिखनी है, बहुत आसान से लिख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिखने के बाद, इतना बनाने के बाद, क्योंकि आपका एक मोटिव ये भी है कि हिंदी का पेपर है, आप जितना ज्यादा लाइनों में लिखेंगे आपको क्या होगा, कॉपी नहीं भर पाएंगे। क्योंकि हिंदी का पेपर लाइनों में कितना भर पाएंगे आप, कितनी ज्यादा अपनी तरफ थोड़ी लिख सकते, नहीं लिख पाएंगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा एक सपोर्ट भी देता है कि अच्छे से लिख सके।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, जीवन परिचय हो गया। जीवन परिचय के बाद ये बात सबको समझ में आ गई? सभी लोग बता दो पहले कि ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। हाँ, सब लोग ज्वाइन कर रहे हो, अच्छी बात है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो, अब करते हैं जीवन परिचय के आगे की बात। तो जीवन परिचय हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अभी तो मैं मेन मोटिव बताने वाला हूँ कि जो रचनाएं होंगी, मतलब जो आपका गद्य और काव्य आता है, उसमें कैसे आंसर लिखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से लोगों को वही जो व्याकरण में आ जाता है वो तो कर ले जाएंगे, हाई स्कूल वाले व्याकरण तो बिल्कुल खंडित कर लेंगे, क्योंकि वो तो आपका ऑब्जेक्टिव में है और वो किसी तरह से पूछ पाछ करके भी समझ में आ जाएगा। तो संक्षिप्त जीवन परिचय की बात करते हैं। तो संक्षिप्त जीवन परिचय में भी आपको यही लिखना है, जीवन परिचय। जो मैंने बताया था अभी कि उनका जन्म ऐसे हुआ यहाँ पे, फिर उनके पिता का नाम, उन्होंने कौन कौन सी रचना की, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साहित्य में स्थान लिखना है तो साहित्य में स्थान लिखना है, अदरवाइज क्या करते हैं, साहित्य में स्थान छोड़ करके उनकी सीधे रचनाएं लिख देंगे। और उसके बाद भाषा भी होती है, भाषा के बारे में भी जानते हैं, और अगर शैली होती है तो शैली के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो ये थोड़े से आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आप बना करके बढ़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन टाइम को उतना ही करेंगे, उतना ही मैनेजमेंट देंगे कि जितने में इनमें से आपको कितने 4 या 5 मार्क्स का जो भी है, 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का, इसमें भी जितने मार्क्स का होगा उनमें से सिर्फ इतने ही मार्क्स आपको मिलने हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है दिमाग में कि अगर आप 4 पेज का लिख दोगे तो वो 8 मार्क्स नहीं देगा, 7 मार्क्स की नहीं देगा, बढ़ा करके नहीं दे सकता है, कमी करके देगा या फिर पूरे के पूरे मार्क्स देगा। तो इसलिए उतना लिखो जितने में आपका काम चल जाए। ये है आपकी जीवन परिचय लिखने का तरीका। जीवन परिचय लिख लिया। खंड काव्य की बात करते हैं। खंड काव्य मतलब सबका अलग अलग होता है, किसी का मुक्ति होगा, किसी का सत्य की जीत है, तो किसी का कुछ और होगा। ठीक है, करमवीर भारती जिसका था। तो ऐसे में क्या होगा, खंड काव्य में नायक या नायिका के बारे में पूछा जाता है। नायक मतलब जिसके ऊपर ये कहानी डिपेंडेंट थी, नायिका मतलब अगर कोई स्त्री है तो उसके बारे में। ठीक है, तो इन चीजों को हम हेडिंग वाइज करेंगे। जिन जिन में भी हेडिंग्स दी गई हैं उनको बिल्कुल हेडिंग वाइज ही करेंगे, कंटिन्यूअसली नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि यहां से लेकर के यहां तक की पेज पर पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही लिखी हो। ऐसा कोई भी इंसान पढ़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप उसे सजा करके पॉइंट वाइज बढ़िया से कहानी के तरीके, मतलब पॉइंट में एक हेडिंग बनाए, उस हेडिंग को लिख दे। जैसे अगर पूछ लेते हैं क्योंकि नारी शक्ति के बारे में पूछ लिया गया तो स्वाभिमानिक लिख दिया कि वो स्वाभिमानिक थे, देशभक्त थे तो देशभक्त लिख दिया। हाँ, करमवीर भारत है ना, तो करमवीर भारत को, तो करमवीर भारत में जो भी नायक हो उनके बारे में लिख लिया, उनके बारे में पढ़ लिया। तो उनकी हेडिंग्स जरूर याद कर लेना है। हेडिंग्स याद करने से फायदा ये होगा कि उसके अंदर, जैसे उन्होंने बता दिया कि वो स्वाभिमान थे, तो स्वाभिमानिक थे तो उनका मतलब क्या है, उनका स्वभाव जो था वो स्वाभिमानिक थे, वो किसी के आगे इतनी जल्दी क्या झुकते ही नहीं थे। तो इस तरीके से आपको एक बनाने का तरीका मिल जाएगा, आसानी से बना पाएंगे कि समझ में आ जाएगा कि पेपर में लिखना कैसे। और इसके साथ साथ अगर आप हेडिंग बनाते हैं तो आपको कंटेंट कम लिखना पड़ेगा लेकिन दिखेगा ज्यादा। हेडिंग बनाने का फायदा ये मिलता है, कंटेंट कम लिखते हैं और दिखेगा ज्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी खंड काव्य लिखेंगे उसका सारांश लिखने के बजाय चरित्र चित्रण वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं, एक में सारांश लिखना होता है कहानी का और दूसरे में आपको चरित्र चित्रण करना होता है। तो चरित्र चित्रण वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, चाहे इंटर में हो चाहे 10th में हो, दोनों क्लास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो इंटर के बच्चे हैं, इंटर के बच्चों में 2 कहानियां, एक बहादुर और दूसरी पंचलाइट। बहादुर और पंचलाइट क्लास 12th के लिए, जो 12th है उनके लिए बहादुर और पंचलाइट का सारांश पढ़ लो। कहानी कैसे लिखी जाती है बढ़िया से, आराम से। बहुत से बच्चे तो जानते भी, हमको सुना के पढ़ा भी लिया है बार। इसलिए क्या करना है, उसी कहानी को एक बार फिर से रिवाइज करके जाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिवाइज कर लेंगे और वो कहानी तैयार हो जाएगी आसानी से। ठीक, ऐसे ही जो हाई स्कूल के होंगे, हाई स्कूल वालों के लिए एक श्लोक तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाई स्कूल में मैंने 2 श्लोक बताए थे कल की क्लास में, वो श्लोक में से कोई ना कोई दोनों के दोनों पहले तैयार रखने, क्योंकि हो सकता है बाई चांस एग्जाम में आपका वो श्लोक आ जाता है जो आपने याद किया था,
तो आप वो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन साफ साफ लिखा होता है कि जो भी इस प्रश्न पत्र में ना दिया हो उस श्लोक को आपको लिखना है, उसके 2 मार्क्स हैं। तो ये कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो कंफर्म मिलने ही मिल रहे हैं, अगर मिलने हैं तो उन्हें क्यों छोड़ दिया जाए, ठीक। हाँ, इसलिए जो भी मार्क्स हमें कंफर्म मिलने वाले हैं उन्हें कतई नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट बात, अब आता है खंड काव्य की तरफ, की मतलब जो पैराग्राफ आता है उसमें से कैसे करना है। तो पैराग्राफ में जो भी पैराग्राफ हमारा दिया गया है, तो सबसे पहला तो काम है आपको चैप्टर पहचानना है। तो चैप्टर पहचानने का तरीका मैंने बताया था, हाई स्कूल में भी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि मित्रता वाला चैप्टर, उसमें मित्रता हर जगह मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं से उस चैप्टर को इजिली पहचाना जा सकता है। वैसे जो इंटर के चैप्टर हैं उनमें से भी पहचाना जा सकता है आसानी से, ठीक। तो चैप्टर पहचानने के बाद पहला क्वेश्चन तो यही होगा आप सब का कि संदर्भ लिखो। संदर्भ का मतलब होता है कि उस चैप्टर का नाम और उसके राइटर मतलब रचयिता कौन है, आपको वो लिखना है, ठीक। गद्य और पद्य दोनों में यही चीज काम चलता है, दोनों में यही चीज बता देंगे। फिर रेखांकित भाग की व्याख्या करनी। रेखांकित भाग की व्याख्या का मतलब ये होता है कि जो रेखा, जिनके नीचे में रेखा मतलब लाइन खींची गई है, उनको अपने शब्दों में या कवि के शब्दों में क्या कहा गया है उसके बारे में लिखना है। तो इसके लिए क्या करो, ऐसा करो कि मतलब जो भी चीजें अगर 2 लाइनों में खींची हैं तो उनको 4 लाइनों में खींचो, कि कवि कहता है या लेखक कहना चाहता है, ऐसा खींचने की कोशिश करो कि जो चीजें वहीं पे लिखी हिंदी में, गद्यांश वाली तो काफी आसान होता है कि जो चीजें हिंदी में लिखी उन्हीं को ही वापस दोहराने की कोशिश करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ और वही व्याख्या हो जाती है। और 2-2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं तो क्यों छोड़ा जाए, उसी से ही कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया कवर। ऐसे ही नीचे की जो 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और होंगे, 4 नहीं होंगे 3 होंगे, क्योंकि 2 तो पहले सिंपल सा एक रेखांकित भाग और एक चैप्टर वाला वो क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है कि पूछा ही जाने वाला है, ठीक है। अब बचेगा काव्य का। काव्य की बात करते हैं, मतलब जो पोएट्री आती है, पोएट्री में कैसे लिखा जाए, पोएट्री बड़ी कब पढ़ती है। तो पैराग्राफ जो गद्य वाला होता है वो तो आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है, उसको आसानी से आप क्या करोगे, लिख लोगे सारांश के रूप में। बट जो काव्य वाला होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे वर्ड जो लिखे होते हैं उन्हें ट्रांसफर करना, मतलब ट्रांसलेट करना इधर से उधर, कवि की भाषा में लिखना थोड़ा सा टफ होता है। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको एक बार जरूर पढ़ लो। उनको एक बार पढ़ने से ये होगा कि एक मोटिव बन जाता है दिमाग में कि कैसे कैसे आंसर को आगे बढ़ाना है, कभी कहना क्या चाहता है। जैसे कि बहुत से सूरदास में जो हो गया, सूरदास में क्या कहना चाह रहे हैं, तुलसीदास इसके बारे में लिखते हैं तो रामायण के बारे में पढ़ा होगा तो रामायण में लिखा होगा। फिर उसके बाद जो बिहारी लिखा गया तो बिहारी ने क्या किया, तो उन्होंने तो एक थोड़ा थोड़ा आपको तरीका मिल जाता है कि किस राइटर ने किस बारे में लिखा है। तो अगर आपने चैप्टर पहचान लिया तो आपको ये समझ में आएगा कि ये राइटर इनके बारे में लिख रहे थे, कृष्ण के बारे में लिखा गया है कि राम के बारे में लिखा गया कि नाव के बारे में लिखा गया कि पवन के बारे में लिखा गया। उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी और उसका आंसर आप लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये था काव्य। काव्य के बाद आता है संस्कृत। संस्कृत का तो सब जानते हैं, सब महान है संस्कृत के लिए। तो संस्कृत में तो वही आपको संस्कृत में लिखा होगा किसमें बदल देना है, हिंदी में बदल देना है। तो संस्कृत को हिंदी में बदलने के लिए बड़े आराम से अपने वर्डों को हिंदी में, मतलब संस्कृत के वर्डों को कुछ पढ़ो और हिंदी में कन्वर्ट करने की सोचो। और हाई स्कूल में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे कि जिनको मैंने कल क्लास में बताया था कि पदेन बिना किम दूरियाती या अलछेंद्रा का आसित, तो ये क्वेश्चन जो है मतलब हिटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को छोड़ करके कुछ पूछा ही नहीं जाता। बाकी अब इधर वाले तो हाई स्कूल का चैप्टर क्लोज होने वाला है, क्योंकि इसके आगे इनमें से नहीं पूछा जाता है। बाकी आपका संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियां या उपसर्ग और प्रत्यय, ये सब ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा और एमसीक्यूज में मिल जाएगा। एमसीक्यूज को सॉल्व करते ही समझ जाएंगे, ठीक। बाकी और बचा इंटर का। इंटर में एक पत्र बचेगा। पत्र किस पे लिखना है, पत्र लिखना है आपको नगर पालिका पर। नगर पालिका में पत्र लिखेंगे, सिंपल सबके सब लोग नगर पालिका पे लिखेंगे कि हमारे मोहल्ले पर, और उसी पर ही आएगा, उसी पर ही आएगा और सबको वही पे लिखना है कि सिंपल सिंपल स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखना है या फिर नगर निगम को लिखना है। दोनों जगहों में से किसी एक को ही लिखा जाएगा। तो उसमें बता देना है सेवा में स्वास्थ्य मंत्रालय या नगर निगम लखनऊ या कहीं का भी, उसके बारे में फिर कि हमारे मोहल्ले में पानी जमा हो गया है, उस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं,
मच्छरों के प्रकोप से बच नहीं पा रहे। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रकार की मलेरिया, डेंगू, अत्यधिक बीमारियां फैल रही हैं और कई लोगों की जाने भी जा चुकी हैं। तो जाने वाने जा चुकी हैं ऐसा लिख दोगे तो थोड़ा सा जल्दी से पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इसको ही बढ़ा करके ये पूरी कम से कम एक पेज की पूरा का पूरा एप्लीकेशन आनी चाहिए, पूरी आनी चाहिए एप्लीकेशन लिखने के बाद लास्ट में फिर ऐसे बचता है निबंध, तो दोनों का है। नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन को पकड़ लो कहीं से, खुद जाएगा, देख तो लिया। हाँ, तो क्या था निबंध की बात करो तो पर्यावरण सभी लोग जानते हैं, पर्यावरण और जनसंख्या। पर्यावरण और जनसंख्या एक ऐसी चीज है जो हर जगह से पूछी जाती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि मान लो निबंध आ गया आपका पर्यावरण का और आप एक जगह पर लिखते लिखते क्या हो गए, शांत हो गए। मतलब पर्यावरण में समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा कि आप लिख कैसे पाएंगे, कहां से चीजें लेकर के आएंगे, कि कैसे हमें पता चलेगी कि इसमें आगे क्या लिखना है। तो पर्यावरण में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पर हेडिंग्स का भरमार हो जाता है। पर्यावरण में हो गया या फिर जनसंख्या में भी हो गया, जनसंख्या या पर्यावरण दोनों में क्या होता है, हेडिंगों का भरमार होता है, हेडिंगों का भरमार मिल गया। पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में आप जानते हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो इस तरीके की चीजों को आसानी से लिखा जाता है, ठीक। और जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या वाले में क्या है, जनसंख्या का रुकाव कैसे होगा, कैसे वृद्धि हुई, 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कैसी थी, किस तरीके से रोका जा सकता है, और उनको हेडिंग बनाई जाती है कि इनके प्रकोप क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या निवारण है। इसमें भी वही है, क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या निवारण है। लेकिन फिर भी अगर इसमें हेडिंग्स होने के बावजूद भी आप लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं लिखने में, कि आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, लिख नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है, डाल दी है यहाँ पे, जैसे डाल दी आपने कि जैसे जल प्रदूषण, ठीक, जल प्रदूषण डाल दी। जल प्रदूषण डालने के बाद आपको क्या करना है, ये बताना है कि जल प्रदूषण के अंदर थोड़ा बहुत तो आप किसी भी हेडिंग के अंतर्गत आसानी से लिख सकते हैं, 2 से 3-4 लाइनें तक की आपने आसानी से लिख ली। जब आगे नहीं समझ में आ रहा था या फिर किसी के पास कोई भी चीज अगर वर्डिंग में नहीं बन रही होगी तो क्या करना है, एक्चुअली ऐसा होता है कि ये चीज आप लोग खुद फील करोगे, अभी नहीं, एग्जाम में पहुंचोगे तो आप लोग खुद फील कर लोगे कि जब आप लास्ट में खींचने की कोशिश करते हो, तेजी से लिखने की कोशिश करते हो, तो आपके जो वर्ड होते हैं कटने लगते हैं, स्पीड आपकी स्लो पढ़ने लगती है, क्योंकि याद मेमोराइज जो होता है मेमोरी, वो आपकी धीरे धीरे वर्क करेगी, ऐसा होगा, इस चीज को फील करोगे आप लोग कहीं जाकर के। तो थोड़ा सा नर्वसनेस आती है, जिस वजह से काफी लोगों के पेपर छूट जाते हैं, मतलब क्वेश्चन करते करते वो बीच में सोचने लगते हैं कि अब क्या लिखा जाए। तो सोचना नहीं है आपको, सोचने से अच्छा है कि जो पेपर रखा, पेपर को उठाओ, सामने का ध्यान जो भी दिया गया उसी में से लाइनें उठाना शुरू करो, बीच की और छाट दो बिना सुने। हाँ कहोगे नकल मारनी है हम लोगों ने पेपर से, हाँ तो पेपर से ही नकल मारनी है। उससे फायदा ये होगा कि आपके पेन जो है ना रुकेंगे नहीं, और मेरी मानिए एग्जामिनर कभी भी 4 लाइनों के अंदर की चीजों को नहीं पढ़ता है, कहीं ना कहीं से वो थोड़ा बहुत करता है, क्योंकि उसमें भी तो पैसे कमाने, जितनी ज्यादा कॉपियां चेक करेगा उतनी ज्यादा उसे पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से उन चीजों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पेन नहीं रोकना है, पेन रोकना 3 घंटे तक कंटिन्यू आपको लिखते रहना है, रुकना नहीं। और हिंदी का पेपर तो मैक्सिमम 3 घंटे सभी लोग लिखते रहते हैं, क्योंकि सबको आ रहा होता है हिंदी का पेपर, इसलिए हिंदी के पेपर में रुकना नहीं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन किसी के अंदर? और कपड़े जैसे जिसका जो मन हो वो पहन के जा सकता है, जूतों के लिए भी अलाउ कर दिया गया है कि आप जूते